हेलो फ्रेंड, मैं आकाश शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज इस वीडियो में आधुनिक भारत से संबंधित घटनाक्रम को देखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध और उसके विजेता को। इससे संबंधित एक और वीडियो आएंगे जिसमें गांधी युग से संबंधित डेट को देखेंगे। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूरोपीय कंपनी से ही, यूरोपीय कंपनी की स्थापना कब की गई थी, भारत आने का क्रम क्या है, उसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी भारत आया था यह पुर्तगाली आया था। उसके बाद डच भारत आए थे, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिश और डेनिश के बाद फ्रांसीसी भारत आए थे। एक बार फिर से सुनिएगा, सबसे पहले भारत पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिश और डेनिश के बाद कौन आया था, तो यह फ्रांसीसी आया था। अब हम बात करते हैं कि कंपनी की स्थापना कब की गई थी। अगर बात की जाए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की तो इसकी स्थापना 1498 में ही की गई थी और भारत यह 1498 में ही आया था। 17 मई 1498 को कौन आया था, तो वास्को डी गामा यह कालीकट के बंदरगाह पर आया था। राजा जमोरी ने स्वागत किया था। यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और पुर्तगाली ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचिन में स्थापित किया था 1503 ईस्वी में। अब चलते हैं आगे, अब अंग्रेज को देखते हैं। अगर बात की जाए इसकी कंपनी की स्थापना कब की गई थी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब की गई थी, 31 दिसंबर 1600 को इसकी स्थापना की गई थी। इस समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासन काल चल रहा था। अगर बात की जाए कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आए थे, तो आप लोगों को पता होगा कि 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आया था। किसके दरबार में, तो जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर ने उसे इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन व्यापार करने का अधिकार कैप्टन हॉकिंस को नहीं दिया था, याद रखिएगा। थॉमस रो 1615 ईस्वी में जब थॉमस रो भारत आया था तो उसे ही जहांगीर ने व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था। यह बात क्लियर कर लीजिएगा। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में, लेकिन चालू नहीं हो पाया था। नेक्स्ट आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की गई थी और भारत कब आया था, 1605 ईस्वी में। और 1605 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित की थी डच लोग ने। नेक्स्ट आता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में की गई थी और भारत कब आया था, 1620 ईस्वी में, और अपनी पहली फैक्ट्री त्रावणकोर में स्थापित किया था। गौर से सुनते चलेंगे, डेट बिल्कुल आराम से आप लोग को याद हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में की गई थी और भारत कब आया था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी और भारत कब आया था, तो आया था 1668 ईस्वी में, और अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। एक बार फिर से सुनिएगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में स्थापना की गई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में किया गया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को की गई थी। वही अगर बात की जाए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तो 1616 में की गई थी। और फिर एक है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में की गई थी। यह जो क्रम रहा, यह स्थापना का क्रम रहा। अब हम लोग देखते हैं भारत कब आए थे, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। पुर्तगाली भारत आया था 1498 में, डच भारत आया था 1605 ईस्वी में, अंग्रेज भारत आए थे 1608 ईस्वी में, डेनिश भारत आए थे 1620 ईस्वी में, और फ्रांसीसी भारत आए थे 1668 ईस्वी में। क्लियर। भारत कौन आया था पहले, पुर्तगाली, उसके बाद डच, डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिश और डेनिश के बाद फ्रांसीसी। ये आने का क्रम है। कंपनी स्थापना का क्रम भी याद रखिएगा। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई थी, उसके बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डच और डच के बाद किसका स्थापना हुई थी, डेनिश का, और फिर फ्रांसीसी का। इसे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही कन्फ्यूजन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ है 1740 ईस्वी में। गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान ने ही बंगाल की स्थापना की थी और मुर्शिद कुली खान बंगाल का पहला नवाब था। तो नवाब बनने की होड़ में ही यह गिरिया का युद्ध लड़ा गया था 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां और सरफराज के साथ, जिसमें अलीवर्दी खां ने सरफराज को पराजित कर दिया था। यह युद्ध गिरिया का युद्ध कहलाता है। क्लियर। अलीवर्दी खां वही है जिन्होंने अंग्रेज का तुलना मधुमक्खी की छत्तों से किया था। नेक्स्ट है ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी, यह घटित हुई है 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में सिराजुद्दौला ने
146 अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था और जब यह सुबह दरवाज़ा खोला गया तो मात्र 23 अंग्रेज ही जिंदा बच पाए थे। और यही घटना ब्लैक होल की घटना कहलाती है। और यह कब घटना हुई थी? 20 जून 1756 ईस्वी में। क्लियर। इसमें काफ़ी अंग्रेज़ों में आक्रोश देखने को मिला था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल आता है और फिर सिराजुद्दौला से एक संधि करता है। वो जो संधि कहलाती है अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि। अंग्रेज हालांकि वहाँ किलेबंदी करना चाहते थे, अपना सिक्का ढालना चाहते थे, लेकिन सिराजुद्दौला मना कर देता है। इस कारण से ही अंग्रेज़ों में भी काफ़ी आक्रोश होता है और फिर सिराजुद्दौला के साथ ही 9 जनवरी 1757 को अपमानजनित एक संधि करता है। 9 जनवरी 1757 को। और इस संधि के तहत सिराजुद्दौला ने किलेबंदी करने का काम सौंप देता है कि हाँ किलेबंदी कर सकते हो, छूट दे देता है। उसके बाद अपना सिक्का चलाने का आदेश दे देता है और फिर मुक्त व्यापार करने का आदेश दे देता है। यह 3 संधि करता है। क्या क्या? अंग्रेज किलाबंदी कर सकते हैं, अपने सिक्के ढाल सकते हैं और फिर कर मुक्त व्यापार बंगाल में कर सकते हैं। यह एक अपमानजनित संधि थी और यह अलीनगर की संधि 9 जनवरी 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला फिर यह बदला लेने के लिए आक्रोशित था और यही घड़ी आती है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध लड़ा जाता है? यह प्लासी का युद्ध। किसके बीच? तो ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज़ों के साथ लड़ा जाता है, जिसमें सिराजुद्दौला की बुरी तरह से हार होती है। ये जो प्लासी का युद्ध है ये छल कपट वाला युद्ध था, षड्यंत्र था, क्योंकि इसके जो भी सेनापति थे, इसके जो भी लोग थे, यह सब कहीं ना कहीं रॉबर्ट क्लाइव से मिले हुए थे। राय दुर्लभ का नाम आता है और फिर घसीटी बेगम, मीर जाफ़र, यह सब अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे। इस कारण से ही सिराजुद्दौला की हार होती है। प्लासी का युद्ध कब हुआ है? तो 23 जून 1757 को। डेट याद रखेंगे, 23 जून 1757 को। उसके बाद बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बनाया जाता है। क्लियर। मीर जाफ़र बहुत सारे अंग्रेज़ों को छूट देता है। उसके बाद 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। इस कारण से मीर जाफ़र और मीर कासिम में दोनों में युद्ध देखने को मिलता है और ये जो युद्ध कहलाता है यह बंगाल की क्रांति, एक छोटा सा नाम दिया जाता है बंगाल की क्रांति। बंगाल की क्रांति नाम किसने दिया था? तो एक बेंसी टॉड था, उसी ने कहा था कि यह बंगाल की क्रांति है। मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। मीर कासिम वही है जो मुंगेर को राजधानी बनाता है और फिर वहाँ गोला बारूद की फैक्ट्री स्थापित करता है। इससे बहुत ज़्यादा अंग्रेज उम्मीद किए हुए रहते हैं, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन फिर मीर कासिम को हटा करके मीर जाफ़र को नवाब बनाना चाहते हैं और बना देते भी हैं। इसमें मीर कासिम बहुत आक्रोशित होता है और आगे बक्सर का युद्ध देखने को मिलता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके बीच? तो यह पता होगा त्रिगुट था। मीर कासिम के साथ साथ अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम, ये तीनों मिलकर के बक्सर का युद्ध लड़ते हैं। और फिर अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। इन दोनों के बीच युद्ध चलता है और फिर इन तीनों की ही हार होती है और हेक्टर मुनरो या फिर अंग्रेज इसमें विजय होता है। क्लियर। हमने क्या शुजा-उद-दौला, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और फिर शाह आलम द्वितीय, इन तीनों मिलकर के ही बक्सर का युद्ध लड़ते हैं और अंग्रेज़ों से इन तीनों की हार हो जाती है और हेक्टर मुनरो अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कर रहा था। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है, इसके बाद ही इलाहाबाद की 2 संधि की जाती है। इलाहाबाद की 2 संधि कब होता है? तो 12 अगस्त 1765 को पहली संधि और दूसरी संधि होता है 16 अगस्त 1765 को। पहली संधि की जाती है किसके साथ? तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ की जाती है और इस संधि के द्वारा ही शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसे सौंप देता है? तो अंग्रेज़ों को सौंप देता है। क्लियर। उसके बाद 16 अगस्त 1765 इसमें जो संधि की जाती है यह किसके साथ? क्या की जाती है? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ। शुजा-उद-दौला के साथ यह संधि की जाती है। अब आता है बंगाल में द्वैध शासन कब लगा था? बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था? सबसे पहली बात तो बंगाल में द्वैध शासन लगाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। कब? 1765 ईस्वी में और इसे समाप्त वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया था। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है खालसा पथ। खालसा पथ की स्थापना 1699 में की गई थी।
खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना किया था, जो कि सिख गुरु के 10वें गुरु थे। 10 गुरु कौन कौन थे आप लोग को पता होना चाहिए। पहले जो गुरु थे गुरु नानक देव, दूसरे गुरु गुरु अंगद देव, तीसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अमरदास, चौथे गुरु गुरु रामदास, पांचवें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव, छठे हरगोविंद, सातवां हरिराय, आठवें गुरु हरकिशन, नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। एक बार फिर से सुनिएगा, यह क्रम पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव, दूसरे गुरु जो थे गुरु अंगद देव, जिन्हें लहना भी कहा जाता है, जिन्होंने लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से उसे शुरू करवाया, सुचारू रूप से जारी करवाया। और तीसरे गुरु कौन थे? तो यह थे अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु कौन थे? तो हरिराय, आठवें गुरु हरकिशन, नौवें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। क्लियर? तो गुरु गोविंद सिंह ने ही 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इनका जन्म पटना में ही हुआ था और नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सहायक संधि। सहायक संधि प्रणाली किसने लाया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि प्रणाली किसने लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। और इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था? तो हैदराबाद का निजाम था और इसने सबसे पहले हस्ताक्षर किया था 1798 ईस्वी में। एक ट्रिक मैं आप लोग को बता रही हूँ, उसे आप लोग याद रखेंगे। याद रखिएगा, हम तब अवध जाएंगे जब मराठा, बराड़, सिंधिया और होलकर होंगे। हम तब अवध जाएंगे जब मराठा, बराड़, सिंधिया और होलकर होंगे। हैदराबाद ने 1798 में हस्ताक्षर किया था। मैसूर और तंजौर ने 1799 में। 1801 में अवध ने सिग्नेचर किया था। 1802 में मराठा ने स्वीकार किया था। 1803 में बराड़, 1804 सिंधिया और होलकर ने 1818 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। अब देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था एक सबसे पहले इजारेदारी या फिर पंचशाला व्यवस्था होता था। यह जो किसने लाया था, इजारेदारी या फिर पंचशाला व्यवस्था? तो यह लाया था वॉरेन हेस्टिंग ने। वॉरेन हेस्टिंग ने। क्लियर? नेक्स्ट है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त कब लाया गया था बताइएगा? अस्थाई बंदोबस्त कब लाया गया था? अस्थाई बंदोबस्त जो लाया गया था, यह लाया गया था 1793 में। 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था। डेट यहाँ पे याद रखिएगा, 1793। वही अगर बात की जाए किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और यह जो लागू किया गया था यह बंगाल बिहार वाले क्षेत्र पे, अगर बात की जाए कितने भूभाग पे, तो 19% भूभाग पर अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। नेक्स्ट आता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लाई गई थी, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में लाई गई थी मुनरो के द्वारा। हेक्टर मुनरो के द्वारा यह लाया गया था 1820 ईस्वी में और कुल भूभाग का 51% 51% पर लागू किया गया था। वही अगर बात की जाए कि महालवाड़ी व्यवस्था कब लाया गया था, तो यह लाया गया था 1822 ईस्वी में। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 ईस्वी में और कुल भूभाग का 30% भाग पर इसे लागू किया गया था। और यह किसने लाया था, तो हॉल्ट मैकेलजी ने। हॉल्ट मैकेलजी ने। क्लियर? हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से देखिएगा। इजारेदारी व्यवस्था या फिर पंचशाला व्यवस्था वॉरेन हेस्टिंग। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में किसने लाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी में हेक्टर मुनरो ने लाया था। 51% भूभाग पर इसे लागू किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था 1820 में और कुल भूभाग के 30% भाग पर इसे लागू किया गया था और मैकेलजी ने इसे लाया था। यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। सती प्रथा पर निषेध कब किया गया था, सती प्रथा पर निषेध क्या किया गया था, 1829 ईस्वी में। सती प्रथा पर निषेध कब किया गया है, तो 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट आता है ठगी प्रथा। ठगी प्रथा को निषेध कब किया गया, 1830 ईस्वी में किया गया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध 1843 में लगाया गया था लॉर्ड एलन ब्रो के समय। वही ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही स्लीमन के नेतृत्व में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की गई थी, तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में की गई थी और बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना 1791 में की गई थी। 10 वर्ष के अंतराल में है। कलकत्ता मदरसा 1781, बनारस संस्कृत यूनिवर्सिटी की स्थापना 1791 में की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है सिपाही विद्रोह। 2 सिपाही विद्रोह के नाम से हम लोग जानते हैं। एक 1824 में जो हुआ था वो, और एक 1857 जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी मेरठ की छावनी से। नेक्स्ट है कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी,
कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना 1861 के अधिनियम के द्वारा 1862 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट आता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो 1866 में। वही पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था, बताइएगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था, तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय लाया गया था। इसे मुंह बंद करने वाला भी अधिनियम कहा जाता है। हालांकि 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त भी कर दिया था। अब आगे दिया गया है 3 प्रमुख दिल्ली दरबार हुए थे। यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्रमुख दिल्ली दरबार हुआ है, उसे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा। तो एक हुआ है 1877 में पहला दिल्ली दरबार लगा था, किसके समय, लॉर्ड लिटन के समय। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लगा है, लॉर्ड कर्जन के समय। और तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में। पहला 1877, दूसरा 1903 और तीसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में। 1911 में ही घोषणा किया गया कि बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाए। नेक्स्ट है 1903 में कब लाया गया था, किसके समय, तो लॉर्ड कर्जन के समय। देखिए 3 प्रमुख दिल्ली दरबार लगा है, एक 1877 में लॉर्ड लिटन के समय, दूसरा 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय और तीसरा 1911 में दिल्ली दरबार लगा है लॉर्ड हार्डिंग के समय। इसी दिल्ली दरबार में 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था, इसी में घोषणा किया गया था कि कलकत्ता अब राजधानी देश की नहीं होगी, दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा और बंगाल से बिहार अलग कर दिया जाएगा। अब चलते हैं कारखाना अधिनियम के पास। कारखाना अधिनियम को भी देखते हैं। सबसे पहले कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में लाया गया था लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय पहला कारखाना अधिनियम 1881, दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में लॉर्ड लैंसडॉन के समय लाया गया था और तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय, चौथा कारखाना अधिनियम 1922 लॉर्ड रेडिंग के समय और पांचवा कारखाना अधिनियम 1934 लॉर्ड विलिंगटन के समय और छठा जो कारखाना अधिनियम लाया गया है यह 1944 में। एक बार फिर से सुनिएगा। पहला कारखाना अधिनियम 1881, दूसरा 1891, तीसरा 1911, चौथा कारखाना अधिनियम 1922, पांचवा कारखाना अधिनियम कब लाया गया है, तो यह लाया गया 1934 में और छठा 1944 में। क्लियर। अब चलते हैं शिक्षा आयोग को देख लेते हैं। शिक्षा से संबंधित कुछ आयोग लाए गए थे। सबसे पहले वुड डिस्पैच लाया गया था, किसके समय, लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है 1882, इसमें हंटर आयोग लाया जाता है और इसमें प्रावधान किया जाता है प्राथमिक शिक्षा पर। नेक्स्ट है रैले आयोग। रैले आयोग या फिर इसी को विश्वविद्यालय आयोग कहा जाता है, यह 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में लाया गया था। चौथा है 1917 का सैडलर आयोग। 1917 में सैडलर आयोग लाया गया था। इंच कैप आयोग 1923 ईस्वी में लॉर्ड रेडिंग के समय लाया गया था। 1929 में हार्टोंग आयोग लाया गया था। 1929 में हार्टोंग आयोग लाया गया था, या किसके समय लाया गया था, तो इरविन के समय। और 1929 में ही लीड्से आयोग लाया गया था। 1929 में जो हार्टोंग लाया गया था यह बच्चों के लिए लाया गया था, पढ़ाई के लिए, जबकि 1929 का लीड्से आयोग पौध शिक्षा के लिए लाया गया था। वही सार्जेंट आयोग 1944 में लाया गया था। क्लियर। अब नेक्स्ट है मित्र मेला संघ। मित्र मेला संघ की स्थापना 1899 ईस्वी में वी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा किया जाता है। भारत माता सोसाइटी की स्थापना 1904 में अजीत सिंह के द्वारा किया जाता है। मित्र मेला संघ का ही नाम 1904 ईस्वी में अभिनव भारत कर दिया जाता है। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 ईस्वी में वारिंद्र कुमार घोष करते हैं। किंग्सफोर्ड हत्या करने का प्रयास 1908 में किया जाता है। किंग्सफोर्ड हत्या करने का प्रयास 1908 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, बताइएगा। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस को इसके लिए फांसी की सज़ा दे दी जाती है और प्रफुल्ल चाकी जो है आत्महत्या कर लेते हैं। नेक्स्ट है इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। हिंद एसोसिएशन की स्थापना 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया जाता है और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किया गया था। यह रहा आज का। इसके बाद हम लोग देखेंगे गांधी युग से संबंधित डेट को। आई होप यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक कर लें, हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जहाँ कहीं मिस्टेक हुआ वो भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।